नमस्कार साथियों, प्रभात एग्जाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज हम सितंबर 24 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो सवाल मैंने कल पूछे थे आप लोगों ने उसके जवाब जरूर से दिए हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं लिख रहे हैं। जो नहीं लिख रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दें और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। चलिए, अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आज का एजेंडा ये है कि हम बात करेंगे इंटरनेट शटडाउन पे। इसके अलावा बिहाना दीदी के बारे में बात करेंगे, नीलगिरी ताहर के बारे में बात करेंगे, ओडीएफ प्लस, नरेगा जैसी स्कीम और कोऑपरेटिव्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस सेशन में मैं डायरेक्ट न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आपके सामने लेकर आई हूँ, ताकि देखिए मैं क्या करती हूँ कि हम ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जो दैनिक जागरण है, इसके अलावा हिंदी के और प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स, इन सबको रेफर किया जाता है ये वीडियो बनाने के लिए। तो क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कहाँ की न्यूज़ है, तो अब मैं डायरेक्ट न्यूज़ क्लिपिंग्स आपके सामने रखा करूंगी ताकि आपका विश्वास बढ़े और आप लोग अपनी तैयारी और बेहतर कर पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्योंकि आज हम इंटरनेट के बारे में बात करने वाले हैं, तो इंटरनेट के लिए एक स्टेटमेंट दी गई है, एक कोड दिया गया है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहते हैं, इट इज वरिंग to think that more than half of the world's population lacks internet access and therefore lacks an equal opportunity to improve their lives। अभी इंटरनेट क्या है? इंटरनेट सिर्फ एक माध्यम नहीं है कम्युनिकेशन का, इंटरनेट एक जरिया है अपनी एजुकेशन बढ़ाने का। ठीक है, आप लोग मुझ तक पहुंच पा रहे हैं, मैं आप तक पहुंच पा रही हूँ, हमारे जो तैयारी है एग्जाम्स की वो दुरुस्त हो पा रही है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कितने लोग हैं जिनकी इकोनॉमी, जिनका बिजनेस इंटरनेट की हेल्प से चलता है ना। तो ये जिंदगी को सुधारने का भी एक तरीका हो गया है इंटरनेट। तो जब हम ये जानते हैं कि दुनिया की आधी आबादी के पास आज भी इंटरनेट की सुविधा मौजूद नहीं है, तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर पाए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंटरनेट पहुंचाया जाए और भारत सरकार इसके लिए कई कदम उठा रही है जिनकी हम आगे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी पहली खबर की तरफ, इंटरनेट शटडाउन की। देखिए, मणिपुर में ना जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, उसके बाद वहां पर इंटरनेट सेवाओं का यूज बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको वापस से पहले जैसा किया जा सके। क्योंकि क्या होता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोग भड़काऊ मैसेजेस भेजते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चीज़ें शेयर करी जाती हैं, जिससे दंगे और भड़क जाते हैं और कम्युनल राइट्स भी होते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। तो हम हर जगह क्या देख रहे हैं कि जब भी कोई दंगे होते हैं तो वहां पर सबसे पहले सरकारें इंटरनेट शटडाउन लगा देती हैं। ठीक है, भारत में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ की एक क्रिटिसिज्म भी है ये कि इतना इंटरनेट शटडाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट एक ज़रिया है ना सिर्फ कम्युनिकेशन का, बल्कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने का, एजुकेशन का, बिजनेस का। तो इंटरनेट पे कम से कम शटडाउन हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस होना चाहिए इंटरनेट को लेकर। तो यहाँ पर हमारा मेन, देखिए ये खबर मैंने 2 अखबारों से यहाँ पर लगा दी है। आज ही के हैं न्यूज़पेपर्स, डेली के न्यूज़पेपर से क्लिपिंग्स मैं यहाँ लगा दिया करूँगी, आप लोगों के लिए सहूलियत रहेगी। और एक तरीके से ये भी होगा कि हर अखबार से जितने भी 3-4 अखबार हम रेफर करते हैं, वहां से जो भी प्रोमिनेंट न्यूज़ हैं वो आपकी कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको वापस जाके अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस आधे घंटे या 20 मिनट के लेक्चर से आपके सारे न्यूज़पेपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उस दिन के, वो सब कवर हो जाएंगे। अच्छा, तो मोबाइल इंटरनेट की हम बात कर रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं जिनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। मैं यहाँ लिखवा रही हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लो। ऊपर लिखो इंटरनेट शटडाउन एंड फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स। क्या हैं वो जजमेंट्स, या आप अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। एक है अनुराधा भसीन, अनुराधा भसीन जजमेंट। ठीक है, फिर एक है फाहिमा शिरीन जजमेंट, फाहिमा शिरीन जजमेंट।
इन सब जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट है, कि इंटरनेट सबके पास हो, वो एक तरीके का फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के तहत आता है, आर्टिकल 19 के तहत तो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहाँ से मिलता है। इसके अलावा आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, इनकी बातें करता है, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। तो इंटरनेट का एक्सेस आर्टिकल 21 के अंडर भी आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं, इसलिए सरकारों को इंश्योर करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंटरनेट की सुविधाएं पहुंच पाएँ। तो इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? डिजिटल इंडिया मिशन, हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं इस मिशन के बारे में अपने पिछले लेक्चर्स में। डिजिटल इंडिया मिशन है ना। एंड देन भारत नेट प्रोग्राम इज देयर, पीएम वाणी प्रोग्राम इज देयर, भारत नेट, पीएम वाणी। तो इस सब की क्या कोशिश है कि इंटरनेट पहुंचाया जा सके दूर दराज के इलाकों में और सब लोगों तक। अच्छा, इंटरनेट का जब भी सवाल आए तो दो की टर्म्स आप यूज कर सकते हो कि डिजिटल डिवाइड है, फिलहाल डिजिटल इलिटरेसी है। बहुत लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि कैसे ऑपरेट करना है मोबाइल, इंटरनेट कैसे चलाना है। तो इससे हमें क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करना है और डिजिटल डिविडेंड की तरफ बढ़ना है कि हम डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल कर सके अपने फ़ायदे के लिए। डिजिटल डिविडेंड की तरफ बढ़ना है हमें, राइट। सो ये थी पूरी खबर और यहाँ पर मैंने सभी इसके एस्पेक्ट्स कवर कर दिए। एक चीज़ और है, वो ना राइट टू इंटरनेट। अब देखो, जब मैं आपको टॉपिक कवर करवाती हूँ तो एक ही टॉपिक कवर हो पाता है, जब हम खबर पढ़ रहे हैं तो उस खबर में 2-3 मुद्दे आ जाते हैं जो हम बात कर सकते हैं। एक तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, ठीक है। अभी आपके लिए आज का पहला सवाल ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आप सभी स्टेट्स के नाम लिखेंगे और उनकी कैपिटल्स के नाम। इससे आपकी ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग होगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स और उनकी कैपिटल के नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, सभी स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स। नाउ अच्छा, तो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। एक बात और कही जाती है, देखो इंडिया और म्यांमार के बीच में ना फ्री ट्रांजिट एग्रीमेंट है, फ्री ट्रांजिट एग्रीमेंट है, जिसका ये मतलब है कि एक मान लीजिए कि ये इंडिया है इस साइड, ठीक है, ये म्यांमार है, तो ये बाउंड्री है दोनों की। इस बाउंड्री के 16 किलोमीटर इधर और 16 किलोमीटर इधर तक फ्री मूव कर सकते हैं। म्यांमार के लोग इंडिया में 16 किलोमीटर तक यहाँ तक आ सकते हैं, इंडिया के लोग म्यांमार में यहाँ तक जा सकते हैं। इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अभी मणिपुर के जो सीएम हैं वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को बंद करना चाहिए, इसकी वजह से बहुत सारे अपराध, बहुत सारे क्राइम्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से पता लगी कि फ्री ट्रांजिट जो एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। दूसरा सवाल ये है कि इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जो म्यांमार से बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जो म्यांमार से बाउंड्री शेयर करते हैं और उनका आप आंसर लिखिए। तो मुझे तो ये सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक पूरी खबर ही लेकर आ जा रहे हैं और उस खबर में से 3-4 बातें जो भी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम वो बातें डिस्कस कर ले रहे हैं। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये तरीका कैसा लगा, हम जो पहले फॉलो कर रहे थे उससे ये बेटर है या नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ और वो है बिहाना दीदी, जिनको नॉर्मन बोरलैंग अवार्ड मिला है। कौन है बिहाना दीदी? देखिए ये हैं स्वाति नायक जी हैं। तो इनको लोकल लोग जो हैं ओडिशा में वो बिहाना दीदी के नाम से जानते हैं। बिहाना मतलब सीड लेडी। तो क्या ऐसा काम किया है कि इनको ये अवार्ड मिला? देखिए इन्होंने ना एक राइस वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया है ओडिशा के अंदर। तो कैसी राइस वैरायटी है? ऐसी राइस वैरायटी है कि उसको आप, वो ड्रॉट टॉलरेंट है, जिसका मतलब अगर सूखा भी पड़े तो भी उसको उगाया जा सकता है, सूखे से वो खराब नहीं होगी। ऐसी राइस वैरायटी शाहभागी धान, शाहभागी धान इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो इनको सीड लेडी के नाम से जाना जाता है। आपसे पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीड लेडी के नाम से कौन मशहूर हैं? स्वाति नायक जी हैं, इनको अवार्ड मिला है नॉर्मन बोरलैंग अवार्ड। अब ये अवार्ड क्या है? ये अवार्ड देखिए, जो नॉर्मन बोरलैंग थे ना, ये नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको 1970 में। क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज। किस लिए? क्योंकि इन्होंने काम किया था रिलेटेड टू ग्लोबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ग्लोबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो जो भी एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत अच्छी सेवाएं करता है या बहुत अच्छा कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है टू ऑल साइंटिस्ट जिनकी एज 40 ईयर्स से कम है, लेस देन 40 ईयर्स जो हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, राइट।
फील्ड रिसर्च एप्लीकेशन में, फील्ड रिसर्च की जो फील्ड पे रिसर्च करते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। तो ये एक इनकी इनोवेटिव अप्रोच है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में इनकी अप्रोच को अप्रिशिएट किया है, राइट। और बहुत सारी इन्होंने क्लाइमेट रेजिलिएंट न्यूट्रिशियस राइस वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस अडोप्ट करवाया है लोगों को। तो ये बात हुई बिहाना दीदी स्वाति नायक की। एक बात मैं यहाँ आपसे पूछूंगी, जो क्वेश्चन है कि विच SDG गोल टॉक्स अबाउट फूड सिक्योरिटी, ठीक है, फूड या हंगर से रिलेटेड कौन सा SDG है। हमारे पास टोटल 17 SDGs हैं, तो आपको हंगर से रिलेटेड SDG बताना है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की तरफ, और वो है नीलगिरी ताहर के बारे में। तो जो नीलगिरी ताहर है ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। कल मैंने आपसे पूछा था कि डॉल्फिन का IUCN स्टेटस क्या है, तो वो भी इंडेंजर्ड ही है। अब नीलगिरी ताहर के बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। तो काफी एक इम्पोर्टेंट एनिमल स्पीसीज है। एक तो मैंने आपको बताया कि ये इंडेंजर्ड है, दूसरा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके ये शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहर, ये आपको पता होना चाहिए। कल मैंने आपसे इंडिया का नेशनल एनिमल भी पूछा था, आई होप उसके जवाब आपने दिए हैं, ठीक। तो तमिलनाडु का, और वहां पे ना एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है मुखुर्ती नेशनल पार्क, ये याद रखना है आप, मुखुर्ती नेशनल पार्क में। और एक दिस इज इन तमिलनाडु। देन वी हैव इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, दिस इज इन केरला, इराविकुलम नेशनल पार्क। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मिलती है इन दोनों पार्क्स में, रादर केरला और तमिलनाडु में नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा मिलती है। देखो गोट के जैसी है। अच्छा, जो मेल्स होते हैं उनके यहाँ एक सैडल बैक है, मतलब ये एक तरीके का उठा हुआ पोर्शन है, सैडल है, तो उनको ना सैडल बैक्स भी बोलते हैं। नीलगिरी ताहर को क्या बोलते हैं, सैडल बैक बोलते हैं। गोट एक तरीके की गोट है ये, इसको नीलगिरी ताहर, नीलगिरी आइबेक्स भी बोलते हैं। सैडल बैक बोलते हैं, नीलगिरी आइबेक्स बोलते हैं, नीलगिरी ताहर बोलते हैं। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, राइट। और ये ओपन माउंटेन ग्रासलैंड्स में रहता है। देखो यहाँ लिखा है ना कितना, 300 मीटर से 2600 मीटर के एरियाज में ये आपको मिलेगा। पॉपुलेशन अराउंड 3100 है इससे, ठीक है। और अभी सेंसस होगा, तो कौन कौन करवा रहे हैं, केरला और तमिलनाडु मिलके करवाएंगे। इसमें ड्रोन्स का भी यूज होगा। देखो ये होता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो इनकी काउंटिंग के लिए अब ड्रोन्स का यूज होगा। अब खतरा के किस चीज से, क्लाइमेट चेंज से तो खतरा है ही नीलगिरी ताहर को। इसके अलावा कुछ इन्वेजिव प्लांट्स जैसे वेटल, पाइन, यूकिलिप्टस, इन सब से भी इनको थोड़ा सा खतरा है। पिछले दिनों लंपी स्किन डिजीज देखेगी नीलगिरी ताहर में, तो कोशिश ये रहेगी ये जानने की कि ये डिजीज इनमें क्यों होती है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर भी चलाया हुआ है। तो इसके साथ इनकी पोचिंग भी बहुत होती है, इनको हंट कर लिया जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ वी हैव रेड अबाउट नीलगिरी ताहर। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। अच्छा चलिए एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में ना आप मुझे बताइए तमिलनाडु के 2 नेशनल पार्क्स, जो मैंने बताया ना मुखुर्ती नेशनल पार्क, उसके अलावा 2 national parks of Tamil Nadu, and tell me how many total national parks are there in India. How many national parks in India? टोटल कितने नेशनल, इससे ना बहुत बढ़िया होता है जब आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखते देखते आप इन क्वेश्चंस के आंसर सर्च करते हैं और फिर वीडियो चलाते हैं, तो उस तरीके से और उन आंसर्स को लिखते हैं, तो आपकी माइंड में वो चीज़ें हमेशा के लिए आ जाएंगी। बताइए कितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में, और तमिलनाडु के 2 नेशनल पार्क्स का नाम लिखें। अगली खबर है ODF प्लस से रिलेटेड, तो इसको अब हम देखते हैं। देखिए 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 सरकार ने लॉन्च किया था स्वच्छ भारत अभियान। तो उसका एक पोर्शन है स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो उसके तहत ना देश के 75% गांव जो है वो ODF प्लस हो चुके हैं। अब क्या होता है ODF प्लस, और ODF की क्या होता है, ODF होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी ऐसे गांव जहां पर किसी भी वक्त कोई भी इंसान खुले में शौच करता हुआ नहीं देखा जाता है। ओपन डिफेक्शन जहां पे नहीं हो रही है उसको बोलते हैं ODF। और ODF प्लस
मतलब कि एक तो ओडीएफ स्टेटस भी है आपके पास कि आपके यहाँ खुले में कोई नहीं शौच करता है उस गांव में। उसके अलावा ओडीएफ प्लस मतलब ये होने के अलावा आपके गांव में सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स भी हैं। आपके गांव का जितना भी सॉलिड लिक्विड वेस्ट होता है उसको गांव में ही प्रोसेस करके मैनेज कर लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं ओडीएफ प्लस। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि देश के ऑलमोस्ट 75% गांव ओडीएफ प्लस का दर्जा ले चुके हैं। तो यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, वो ये बता रहे हैं कि देश भर के 4.43 लाख, ठीक है, इतने गांव हैं जो ओडीएफ प्लस घोषित कर दिए गए हैं। और ये जो 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इन सभी को ओडीएफ प्लस का दर्जा मिल चुका है। तो इसमें ज्यादातर कौन है, देखो जहाँ पे 100% गांव ओडीएफ प्लस हो चुके हैं जिन राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में, वो हैं अंडमान निकोबार है, फिर दादरा नगर हवेली है, गोवा है, गुजरात है, हिमाचल, जम्मू, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा। तो यहाँ पे 100% 100% गांव ओडीएफ प्लस हो चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और ये जो मिशन था स्वच्छ भारत मिशन, इसका एम यही था कि भाई गांव में और पूरे हर जगह क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता हो, राइट। तो उसके लिए स्वच्छ सर्वेक्षण भी किया जाता है जो एक तरीके का सर्वे है, स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में, तो ये थोड़ी पुरानी खबर है। अभी तो इतना हो गया कि 4,43,000 है ना, इतने गांव हो चुके हैं ओडीएफ प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारे कोऑपरेटिव से रिलेटेड। तो ये आज के अखबार में एक न्यूज़ आर्टिकल था कि सहकारिता को तकनीक से जोड़ पैदा होगा रोजगार, यानी सहकारिता कोऑपरेटिव्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। क्या होते हैं कोऑपरेटिव्स, चलिए जानते हैं। देखिए कोऑपरेटिव्स में क्या है ना कि 10 आदमी होते हैं और वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं एंड देन दे फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है। वहां पे 1 मैन 1 वोट का कंसेप्ट होता है कि हर आदमी के पास इक्वल पावर होती है, इक्वल वोटिंग कैपेसिटी होती है। इजीली बनाया जा सकता है कोऑपरेटिव्स यानी सहकारिता संगठनों को, और फिर उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या कुछ भी मिलकर कोई काम कर सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यहाँ पर मिडल मैन जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब किसी और की फिर हमें जरूरत नहीं होती, यही लोग आपस में सारे डिसीजंस लेते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइजेज है, एक तरीके की कंपनी ही है, बट क्या है कि लोगों के बेस पे जो लोग इसको बना रहे हैं उनके हिसाब से चलते हैं, जॉइंटली ओन, वो सभी मालिक होते हैं इस कंपनी के और डेमोक्रेटिकली इसको कंट्रोल करते हैं, यानी हर आदमी को एक वोट मिलता है, ठीक है। तो ये है आपकी सहकारिता संगठन जो होते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 43B है जो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज C है जो बोलता है कि आजादी है लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की यहाँ बात है। फिर जो पार्ट 9B है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है। अब आप मुझे ये बताइए कि पार्ट 9 में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2011 में लाया गया, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज से डील करता है। तो इस तरीके से जो हमने बात करी सहकारिता संगठनों की, इसमें लोगों का एक तरीके से एम्पावरमेंट है कि लोग ही अपने आप मालिक होते हैं उस कंपनी के, लोग ही उसको उस एंटरप्राइज को चला रहे होते हैं, सारे फैसले ले रहे होते हैं, ठीक है। और ये कोई भी गांव के, शहर के, कहीं के भी 10 लोग हो सकते हैं, ठीक। तो ये हुई कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर इनका बिजनेस करना, मान लीजिए कि कुछ फार्मर्स हैं, उन्होंने मिलकर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, कोई खेती करते हैं, कोई दूध बेचने का काम करते हैं, उन्होंने अपना कोऑपरेटिव बना लिया, तो फिर उन्हें किसी और मिडल मैन की, प्राइवेट बिजनेसमैन की जरूरत नहीं, वो आपस में अपने फैसले लेके और बेहतर कर सकते हैं अपने बिजनेस को, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये होता है कोऑपरेटिव्स में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर बस एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है जिसका आपको पता होना चाहिए। तो ये है कोबल गली मुश्को वैली। कोबल गली मुश्को वैली, इसे खोल दिया गया है टूरिस्ट के लिए। तो कहाँ पर है ये, नॉर्थ
कश्मीर में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के पास है, तो वहां से बमबारी और शेलिंग वगैरह काफी होती थी, बट नाउ इट इज सेफ एंड इट इज ओपन फॉर द टूरिस्ट। बस ज्यादा कुछ नहीं पता करना है, इतना ही पता होना चाहिए कि लोकेशन है कहाँ पे। आपको एमसीक्यू में पूछ लेगा कोबाल गली मुश्को वैली इज लोकेटेड इन, तो वहां पे यू विल हैव दी ऑप्शंस वेदर इट इज लोकेटेड इन कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश और चाइना। कहाँ पे है? तो ये कश्मीर में लोकेटेड है, कोबल गली मुश्को वैली। बस एक ज्योग्राफिकल हम कोशिश करेंगे कि न्यूज़पेपर्स, क्योंकि आज के 2-3 न्यूज़पेपर्स में इसका जिक्र था क्योंकि इसे टूरिस्ट के लिए खोला गया है, तो आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके की कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी तो वो हम डिस्कस कर लिया करेंगे, ताकि ऐसा कोई एमसीक्यू आए तो वो छूटे ना। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, नरेगा के बारे में। देखिए खबर तो कोई बहुत बड़ी नहीं है। एक केरल में जो मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट है इंडिया की, वो अपना बजट कम करती जा रही है नरेगा स्कीम के तहत, या नरेगा स्कीम पर खर्चा कम कर रही है। पर हमारे लिए यहाँ एग्जाम के लिए जरूरी चीज क्या है कि हम ये जाने नरेगा स्कीम क्या है। देखिए ये बात करती है कि 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, यानी कि रोजगार, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये लीगल गारंटी है हर फाइनेंशियल ईयर में किसी भी परिवार के जो रूरल हाउस होल्ड है। एक बात देखने, शहरों में नहीं है अभी नरेगा, है ना, गांव के लिए है। तो मिनिस्ट्री भी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ, ये आप मुझे बताओ। मैं बता तो सकती हूँ, मुझे मालूम है मैं बताना भी चाह रही हूँ यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सर्च करें। नरेगा की मिनिस्ट्री बताइए मुझे, कल के सेशन में एक बार डिस्कस कर लेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये रूरल इंडिया के लिए है, 100 डेज का लीगल गारंटी है कि आपको ये, जब आप कोई भी इंसान, किसी परिवार से एक इंसान जाएगा कि मुझे रोजगार चाहिए, तो उसको 100 दिन का पक्का रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। कब लॉन्च की गई थी? अगस्त 25 को इन 2005 में लॉन्च करी गई। अच्छा, इसमें जो 1/3 काम है, 1/3 पोस्ट या कुछ भी होगा वो विमेन के लिए है, कि अगर कहीं पर लेट्स से कि 30 लोग चाहिए हैं तो वहां पर फिर 1/3 उसका विमेन को दिया जाएगा, 10 विल बी विमेन देयर, राइट। और अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लेंगे, क्या स्किल्ड वर्क होता है? नहीं, अनस्किल्ड होता है ना, छोटे मोटे काम है, जैसे कहीं पे कोई खुदाई करनी है, इस तरीके की। तो अनस्किल्ड वर्क इज प्रोवाइडेड अंडर नरेगा, स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड वर्क है। और जब भी आप एम्प्लॉयमेंट मांगने जाएंगे तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको मुहैया करवा दिया जाएगा काम, आपको काम दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। नाउ, और एक ग्राम पंचायत जो है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नरेगा के तहत काम प्रोवाइड करे। चलिए अब हम बढ़ते हैं, ये है आपकी नरेगा स्कीम। अब हम देखते हैं कि कल जो मैंने सवाल पूछे थे उनके जवाब क्या होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सवाल मैंने पूछे उसके जवाब नीरा चौधरी, नमिता कुशवाहा और सुप्रिया ने दिए हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, डॉल्फिन जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। और किसानों के लिए स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, है ना। देन सम्मान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी है। फिनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। राइट टू हेल्थ आता है आर्टिकल 21 के अंडर। WHO बना था 1948 में और इंडिया का नेशनल एनिमल है बंगाल टाइगर। तो इसके साथ ही हम आज का सेशन अपना पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये देखने के लिए, और प्लीज बताइए कि जो आज हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो आपको कैसा लगा, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स लगाने वाला। और प्लीज फॉलो करते रहिए प्रभात एग्जाम को। थैंक यू so much.